Hello everyone, welcome to the channel Shriram Coaching Classes. And today I am going to discuss the most important topics of your class 12 biology, which is genetics. Okay, so बच्चों जेनेटिक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके क्लास 12 के सिलेबस में। सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं आपके, जो वेटेज है मार्क्स की, वो सबसे ज़्यादा जेनेटिक्स की है। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स है क्या, मैं ठीक है। वैसे देखिए, जेनेटिक्स की जब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले तो आपकी बुक में दो चैप्टर हैं। वन ऑफ देम, एक चैप्टर जो पूरा है, इट इज़ बेस्ड ऑन द मेंडल एंड मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक पूरा चैप्टर आपको मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा है कि मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, कैसे एक्सपेरिमेंट किया। एंड सेकंड जो चैप्टर वो ये बता रहा है कि जो भी इनहेरिटेंस है, जो भी वेरिएशंस हैं, उनका क्या केमिकल बेसिस है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं बेटा, उसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमने जेनेटिक्स, मैंने यहाँ पे बताया आपको, जब भी आप जेनेटिक्स के बारे में बात कर रहे हो बच्चों, तो होता क्या है कि आपको पता है कि भाई टाइम टू टाइम ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर हम रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो रिप्रोडक्शन है क्या? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस। जो हमारे पास पहले से इंडिविजुअल्स हैं, उनसे नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना आपका क्या हो जाएगा बेटा? रिप्रोडक्शन है। बेसिकली अगर मैं देखूँ यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो होता क्या है, यहाँ पे जो आपके न्यू इंडिविजुअल हैं, उन न्यू इंडिविजुअल को हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं बेटा? उन नए इंडिविजुअल्स को हम कह सकते हैं ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग्स हैं जो नए इंडिविजुअल बन रहे हैं, जिन्हें आप चाइल्ड कहते हैं, चिल्ड्रन कहते हैं। दे आर ऑफ स्प्रिंग्स इन बायोलॉजिकल टर्म ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, अब जब हम ऑफ स्प्रिंग्स की बात कर रहे हैं, तो ऑफ स्प्रिंग्स कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कभी नहीं होगा कि जो पेरेंट्स हैं बिल्कुल ऐसे ही उनके ऑफस्प्रिंग में दिखाई दे। ठीक है, कहीं ना कहीं एक जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ डिफरेंस रखेगा, और वो जो डिफरेंसेस हैं उन्हें हम क्या टर्म देते हैं बेटा? वेरिएशंस। वेरिएशंस को सिंपल वर्ड में हम क्या कहते हैं बेटा? डिफरेंसेस। डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस बिटवीन टू इंडिविजुअल, दो लोगों के बीच में जो आप डिफरेंसेस देख रहे हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिफरेंसेस के बेस पर कि ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं बेटा? वेरिएशंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक और टर्म की, हेरिडिटी। आपने ये टर्म हेरिडिटी बहुत ज़्यादा सुना होगा। ठीक है, ये जो टर्म है हेरिडिटी, ये बेसिकली आपका टर्म क्या है पहले से समझते हैं बेटा। जो ट्रांसफर होता है कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, पेरेंट्स से एक माता पिता से उनके बच्चों में जो उनके गुण ट्रांसफर हो रहे हैं, उसे ही हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा? हेरिडिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका जो पहला चैप्टर है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो अगला चैप्टर है वो है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये दोनों चैप्टर आपके जेनेटिक्स के हैं। तो फिलहाल हम बात करें हेरिडिटी के बारे में। जब मैंने हेरिडिटी के बारे में, तो मैंने आपको क्या बताया? ट्रांसफर ऑफ या ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स
देखिए बेटा, कैरेक्टर्स के साथ साथ सभी तरह के कैरेक्टर लाइक उनकी रिजेम्बलेंस, जो उनकी समानताएं हैं, उनके वेरिएशंस या उनके डिफरेंसेस, कहाँ से? फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन पेरेंटल जनरेशन कहाँ से जाएंगे बेटा? ऑफस्प्रिंग में। टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है बेटा, ये तो हो गया हेरिडिटी के बारे में। नाउ हेरिडिटी आपको समझ में आ गया। अब देखिए, जब हमने यहाँ पे जेनेटिक्स के बारे में बात की, तो जेनेटिक्स को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्लासिकल जेनेटिक्स, दूसरा है आपके पास मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। अभी हम इंट्रोडक्शन पोर्शन ही कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है बच्चों? अभी जो है हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, उसके बाद है आपका इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। जो क्लासिकल जेनेटिक्स है वो बेसिकली ये बताता है कि ट्रेट्स, जो कैरेक्टर हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ये बताता है कि जो केमिकल हैं, ऐसे कौन कौन से केमिकल नेचर हैं जीन के, जिनकी वजह से कैरेक्टर क्या हो रहा है बेटा? प्रोसेस हो रहा है और अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है। जो इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स है वो बेसिकली आपको पता है इट इज़ रिलेटेड टू द इवोल्यूशन, कि भाई कहाँ कब कैसे जीन्स में इवोल्यूशन आया, जो बदलाव आया। ठीक है बच्चे? तो फिलहाल जब हम इन चीज़ों के बारे में बात करें, जब इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें बेटा, तो हम याद रखिएगा पहले चैप्टर में डिस्कस करते हैं बेटा क्लासिकल जेनेटिक्स, जिसमें आप मेंडल और मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करते हो। उसके बाद आया था आपका नेक्स्ट चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में केमिकल मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, और लास्ट है आपका इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। तो ये चैप्टर इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। तो अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपका क्लासिकल जेनेटिक्स। ठीक है, क्लासिकल जेनेटिक्स के बारे में देखिए बेटा, मैंने आपको बता दें क्लासिकल जेनेटिक्स में सबसे पहले हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक यू ऑल आर फेमिलियर विद द टर्म विद द नेम ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। आज की वीडियो में हो सकता है हम सारी चीज़ें ना समझ पाएँ, कुछ ऐसे टर्म्स ही समझ पाएँ जो हम यूज़ कर पाएंगे। तो बेसिकली ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन पी प्लांट। उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके ऊपर था? पी प्लांट के ऊपर। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम आई थिंक आप सभी को पता होगा, पाइसम सटाइवा। ठीक है बेटा, पाइसम सटाइवा। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं आगे के बारे में। तो मेंडल ने सबसे पहले पाइसम सटाइवा को चूज किया, तो क्या क्या वजह थी, रीजंस टू सेलेक्ट पी प्लांट? पी प्लांट ही क्यों, और भी चीज़ें ली जा सकती थी। तो सबसे पहला था बेटा कि यहाँ पर ऐसा था कि जो पी प्लांट के अंदर बेसिकली जो एक जीन थी वो एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। ठीक है, ज़्यादातर ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट में देखा गया, क्योंकि मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स लिए। ठीक है,
तो मेंडल अभी उसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए भाई पी प्लांट में ऐसा क्या था। तो सबसे पहला बेटा पहला रीजन था इट वाज इजी टू कल्टीवेट। आप इजीली इसे क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इट वाज रियली इजी टू कल्टीवेट, ठीक है। आप आसानी से पी प्लांट को उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो है आपका इजी टू कल्टीवेट के साथ साथ इट इज शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ पी प्लांट। अब देखिए शॉर्ट लाइफ साइकिल से क्या होगा, वो आसानी से जल्दी ही मैच्योर हो जाएगा और आपको रिजल्ट्स भी ईजिली देखने को मिलेंगे। आपको काफ़ी लंबे टाइम तक वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट करना है फिर आप दोबारा कर सकते हो, ये ऐसी चीज़ है। अगर आपको और ऐसा प्लांट ले लो जिसका लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा है तो आपके रिजल्ट आते आते ही काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर आप कि मेंडल ने ये सारी चीज़ें देखी। सेकंड आपका था थर्ड सेल्फ फर्टिलाइजिंग इन नेचर, कि जो पी प्लांट थे दे कैन ईजिली सेल्फ फर्टिलाइज, मतलब कि वो क्या कर सकते थे, आसानी से सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मतलब कि खुद के एंथर के साथ खुद के पोलन ग्रेन के साथ स्टिग्मा पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते थे, ठीक है। मतलब कि वो एक बाइसेक्सुअल प्लांट थे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो कई जगहों पर हमें ये देखना था, हमें खुद से पॉलिनेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही फर्टिलाइज हो रहे हैं। हम इन्हें आसानी से क्रॉस ब्रीड भी करा सकते थे। दोनों चीज़ें इसमें आसान ईजिली हो जाती थी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन अपने आप, और आप इन्हें क्रॉस ब्रीड भी करा सकते हैं आसानी से। क्रॉस ब्रीड का मतलब आई थिंक आप समझते होंगे कि आप एक फ्लावर के पोलन ग्रेन को सेकंड फ्लावर के स्टिग्मा पर फर्टिलाइज कराते हैं। दोनों फ्लावर डिफरेंट हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेंडल चोज 7 कैरेक्टर्स। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स के बारे में बात करी, ठीक है। अभी हम उनके बारे में बात करें। सबसे पहला कैरेक्टर था वो था स्टेम की लेंथ, स्टेम की लंबाई। जो दूसरा कैरेक्टर था वो था फ्लावर की पोजीशन। तीसरा कैरेक्टर था फ्लावर का कलर। अब देखिए कई जगहों पर ये फ्लावर कलर है। फ्लावर कलर इज डायरेक्टली रिलेट्स टू द सीड कोट कलर। ये आपने बहुत कम जगहों पे लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन ये है, ठीक है। जो फोर्थ है आपका वो है पॉड शेप, जो मटर के दाने का शेप है जिसके अंदर मटर आपकी आ रखी है। जो फिफ्थ कैरेक्टर है वो है आपका बेटा पॉड कलर, ठीक है। सिक्स्थ कैरेक्टर है आपका कॉटिलेडन कलर। जो सेवंथ कैरेक्टर है वो आपका सीड फॉर्म। इसमें भी डोमिनेंट और रिसेसिव आपको पता ही है, 2 तरह के कैरेक्टर्स थे, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मेंडल ने इन्हीं कैरेक्टर्स को क्यों चूज़ किया। मेंडल और भी कुछ कैरेक्टर्स को चूज़ कर सकते, तो ये कैरेक्टर चूज़ करने की वजह थी, और जो कि सबसे पहली वजह थी वो ये थी कि ये जो कैरेक्टर थे इसमें वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन ट्रेट। एक ही जीन एक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। अब ये मत कहिए सर हमेशा ऐसा नहीं होता, बट ऐसा इन कैरेक्टर्स के लिए था, लेकिन ऐसा अगर आप देखेंगे ह्यूमन लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि एक ही जीन से एक कैरेक्टर रिलेट करे, या फिर ऐसा भी कई बार हो सकता है काफ़ी सारी जीन एक सिंगल कैरेक्टर के लिए रिलेट करती हैं, जैसे कि आपकी हाइट वगैरह में ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड, ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स हैव alternate फॉर्म्स। जितने भी कैरेक्टर्स थे सभी के पास सभी के एक अल्टरनेट फॉर्म थी, मतलब कि डोमिनेंट फॉर्म या रिसेसिव फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट था वो था क्वालिटेटिव इन नेचर। क्वालिटेटिव इन नेचर का मतलब क्या है कि ये जितने भी कैरेक्टर थे ये सारे विजिबल थे, फिजिकली विजिबल थे।
आप इन्हें देख सकते थे और इन्हें डिटरमाइन कर सकते थे अगली जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर किस तरीके से ट्रांसफर हुआ। तो अभी तक आपने हो सकता है आज से पहले ये तो पढ़ा हो कि मेंडल ने पी प्लांट को ही सेलेक्ट क्यों किया, लेकिन आपने शायद ये ना पढ़ा हो कि मेंडल ने ये 7 कैरेक्टर्स ही क्यों सेलेक्ट किए। तो ये वजह थी जिसकी वजह से मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमें कुछ टर्म्स पढ़ने हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, उसके बाद हमें मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट करने हैं। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ संडे में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस विल वेट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।